नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए हिंदी हिंदी का हमारा ये आज का पहला क्लास होगा, जो आपका यूपी टेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 2026 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी के लिए हिंदी भाषा का पहला क्लास, पहला वीडियो। ये आपका बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे दोस्तों, पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका आता है हिंदी की शुरुआत में वर्ण यानी कि अल्फाबेट। वर्ण क्या होता है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। एक बार पुनः समझिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि यानी कि सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद आता है आपका वर्ण के बाद आता है स्वर यानी कि वॉवेल। वॉवेल स्वर क्या होता है? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं, जिनमें पहला स्वर है आपका अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा बड़ी ई, पांचवा उ, छठवां बड़ा उ, सातवां री, आठवां ए, नौवां ए, 10वां ओ और 11वां औ। तो ये हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 जो है वो स्वर होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट नोट आपको ये जानना है कि हिंदी भाषा में ये जो री है, री वाला ऋषि, ऋषि को आधा स्वर यानी कि अर्ध स्वर माना जाता है, अतः इसे स्वर में भी शामिल किया जाता है, यानी कि स्वर में शामिल किया जाता है। तो टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में, और री को हमेशा आधा स्वर माना जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जिह्वा और मुख के आधार पर स्वरों के भेद, यानी जो स्वरों के भेद है, जीभ यानी कि जो जीभ होता है हम लोग का, और मुख से जो बोलते हैं उसके आधार पर स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है आपका अग्र स्वर यानी कि फ्रंट वॉवेल। अग्र स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का यानी कि जीभ का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ी ई, ए, और ई, ये 5 ऐसे वर्ण हैं जो कि अग्र स्वर कहे जाते हैं, अर्थात इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय होता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका पश्च स्वर यानी कि बैक वॉवेल। बैक वॉवेल पश्च स्वर में क्या होता है? अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं, यानी कि बैक वॉवेल कहते हैं। जैसे कि आ, उ, औ, आ। तो ये क्या है? 3 3 6 जो शब्द हैं, आ, उ, ओ, औ, आ। तो ये जो है आपके सभी 6 वर्ण पश्च स्वर कहलाते हैं, यानी कि बैक वॉवेल कहलाते हैं। तीसरा आता है आपका समृद्ध स्वर यानी कि क्लोज वॉवेल। समृद्ध का अर्थ होता है कम खुलना, यानी कि मुंह कम खुले। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि ई और उ, ये दोनों आपके आते हैं। टोटल 2 ऐसे स्वर हैं जिनको समृद्ध स्वर कहा जाता है, अर्थात इनको बोलने में मुख बहुत कम खुलता है, ई और उ। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? इसके पहले हम लोगों ने देखा है जीभ के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर अगर देखेंगे तो सबसे पहला आता है आपका हरस स्वर यानी कि शॉर्ट वॉवेल। हरस स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है उन्हें हम हरस स्वर कहते हैं। एक बार पुनः समझिए,
जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आता है अ, ई, उ और री। ये टोटल 4 जो वर्ण हैं ये आपके आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, यानी कि शॉर्ट वॉवेल के अंतर्गत। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वॉवेल। इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि लॉन्ग वॉवेल कहते हैं। इसमें आता है आपका आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ और औ। इसमें 2 मात्राएं लगी हैं, जहां भी 2 मात्रा लगे समझ जाइए क्या है, ये दीर्घ स्वर है। तीसरा आता है आपका प्लूत स्वर यानी कि प्रोलॉन्ग वॉवेल। प्लूत स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे वो आपके प्लूत स्वर कहलाते हैं। और प्लूत स्वर में आपका आता है जैसे कि उदाहरण के लिए ओम। इसमें आपकी 3 मात्राएं लगी हैं, 1 2 3, 1 2 और 3 मात्राएं लगी हैं। तो जिसमें 2 से अधिक मात्राएं लगे वो आपका प्लूत स्वर, जिसमें 2 मात्रा लगे वो दीर्घ स्वर, और जिसमें बहुत कम यानी कि केवल एक ही मात्रा लगे वो आपका ह्रस्व स्वर। समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए, देख लेते हैं दोस्तों स्वरों का एक वर्गीकरण, अर्थात स्वरों को कैसे पहचानेंगे। कंप्लीट वॉवेल मैट्रिक्स। ह्रस्व स्वर में क्या आता है, अ, ई, उ, री। ये टोटल 4 जो वर्ण हैं ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में आपका आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये आपका आता है दीर्घ स्वर में। टोटल आपके 3 3 3 6 1 7 शब्द आते हैं आपके दीर्घ स्वर में। इसके बाद अर्ध स्वर में आपके ई, उ, आ, ए, ओ, यानी कि 3 2 5 शब्द जो है, 5 वर्ण ये आपके आते हैं अर्ध स्वर में। इसके बाद आता है आपका वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आता है आपका आ, उ, ओ, औ। ये भी टोटल आपके 5 वर्ण होते हैं जो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या टोटल कितनी है, 4 है। यही जो मूल ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर भी होते हैं। यही जो अ, ई, उ, री जो है ये आपके मूल स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अग्र स्वर हमने भी बताया आपको, ई, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ए, बड़ा ए, ये 4 शब्द जो है ये आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर केवल अ आता है, अ जो है आपका ये मध्य स्वर में आता है। पश्च स्वर 1 2 3 4 5 6 यानी आ, उ, ओ, औ, आ। ये जो है आपके टोटल 6 जो वर्ण है ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। इसके बाद आता है आपका समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में आपका आता है केवल 2 वर्ण, ई और उ। ई और उ ये जो 2 वर्ण है ये आपके आते हैं समृद्ध स्वर में। तो ये स्वरों का पूरा एक वर्गीकरण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फोटो रख लीजिएगा, मोबाइल में काम आएगा। आगे दोस्तों अब देखते हैं व्यंजन। स्वर आपने समझ लिया, अब आते हैं बात करते हैं व्यंजन की, यानी कि व्यंजन का परिचय और उनके भेद, कंसोनेंट एंड देयर टाइप्स। व्यंजन क्या है, तो परिभाषा अगर व्यंजन का देखेंगे तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन वह वर्ण है जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे, अकेले नहीं बोले जाएंगे। सॉरी। व्यंजन की कुल जो संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है, 33 है। 33 टोटल जो है वो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन है। अब उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन के जो है वो 4 प्रकार के होते हैं व्यंजन। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन और चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन। तो अब इन चारों व्यंजनों को आइए आगे डिटेल में समझते हैं। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है आपका कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी है, 25 है। इसमें शुरू के 5 वर्ग आते हैं, कौन कौन से, क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग 1 2 3 4 5। तो ये 5 शब्द जो है शुरुआत के। फिर च वर्ग का पूरा 5, ट वर्ग का पूरा 5 और त वर्ग का पूरा 5 और प वर्ग का पूरा 5।
तो ये टोटल 25 जो है इनकी संख्या होती है। और ये कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और वे आपके सामने ये हैं, क से लेकर के प वर्ग 1 2 3 4 5 और इनका 5 5 यानी कि 25 टोटल शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन, उम्मीद करता हूँ स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़िए आगे, दूसरा है आपका आता है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगे, बल लगे, वो आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या टोटल 4 होती है, जिसमें कि आपका य, र, ल और व, ये आपके 4 ऐसे वर्ण हैं जो आपके अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं या अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा यानी कि हीट निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या जो है वो 4 होती है। ऊष्म व्यंजन में आपका होता है तीनों सौ और ह, तीनों सौ, तीनों सौ और ह, ये चारों जो है वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है मुख से, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपको अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइएगा, बहुत आपको एक तरीके से नोट्स भी आपका बनता जाएगा। ये आगे चौथा है दोस्तों चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनका संयुक्त का मतलब ही हुआ कि जो व्यंजन जोड़ के बनते हैं, अकेले नहीं बन पाएंगे, संयुक्त होकर बनेंगे। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी होती है आपकी टोटल 4, जैसे कि छत्री वाला छ, त्रिशूल, ज्ञ और स्र। छत्री वाला छ जो है वो आपका क प्लस खटकोर वाले ख से मिलकर के बनता है, खटकोर वाले स और क को मिलकर के छत्री बनता है। तो ये क्या है? आपका एक तरीके से द्विव्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है। त्र में आपका त और र लगता है, ज्ञ में आपका ज और ञ लगता है और स्र में आपका श और र लगता है। तो ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, इनकी भी संख्या 4 होती है, छत्री, त्रिशूल, ज्ञ और स्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सब हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अल्प प्राण क्या है? तो श्वास या वायु के आधार पर वर्गों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण की परिभाषा क्या है? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी कि सांस वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वे अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकले तो वे अल्प प्राण ध्वनि कहलाती है। इसके अंतर्गत आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, जैसे कि क, ग, अंग, च, ज, ञ आदि, तथा इसमें य, र, ल और व, ये यानी कि अंतस्थ व्यंजन, और सभी स्वर ये सब क्या है? अल्प प्राण में आते हैं। अल्प प्राण में क्या क्या आएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में सांस वायु बहुत कम मात्रा में मुख से बाहर निकले वे अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, ये देखिए वर्ग 1 का पहला, फिर तीसरा और फिर 5वां, यानी क, ग और अंग, ये जो है सभी ये हो जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन 4 ये,
और सभी स्वर जितने होते हैं, सभी स्वर कितने होते हैं 11 और 4 ये 15 और इस सभी का पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी जो है आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको स्पष्ट हो गया होगा अल्प प्राण में क्या क्या आएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का समूह का सभी वर्ण और अंतस्थ व्यंजन य र ल व और सभी 11 स्वर ये सब आपके अल्प प्राण में आते हैं, यानी कि इनको बोलने में मुंह से कम वायु, कम सांस निकलती है। ठीक है, आगे अब सांस यानी कि वायु के आधार पर जो है महाप्राण क्या है। महाप्राण कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी कि वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कही जाती है, महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख, घ, छ, ज आदि तथा ऊष्म व्यंजन स, तीनों स और ह, ये ऊष्म व्यंजन ये सब के सब आपके महाप्राण में आते हैं। जैसे कि दूसरा वर्ण आपका ये हो गया और चौथा वर्ण ये हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका किस में आता है अल्प प्राण में, दूसरा और चौथा आपका आता है महाप्राण में। तो महाप्राण में केवल आपका दूसरा और चौथा वर्ण होगा और ऊष्म व्यंजन होंगे, यही इतने बस आपके महाप्राण में आते हैं। यानी कि आप केवल महाप्राण याद कर लेंगे तो उसके बाद जो छूट गया, जो बच गया, वही आपका क्या हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब उच्चारण के आधार पर हिंदी के वर्णों का उच्चारण के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए कंठ यानी कि जो हमारा कंठ होता है ये कंठ है। कंठ के आधार पर यानी कि थ्रोट के आधार पर किन किन वर्णों को बांटा गया है। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें हम कंठ यानी कि कंठ वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें हम कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो है आपके अ, आ यानी कि स्वर, क, ख, ग, घ, अंग यानी कि व्यंजन और विसर्ग। यानी कि कंठ वर्ण में आपके पूरे क, ख, ग, घ अंग आएगा, विसर्ग आएगा और अ, आ आपका स्वर आएगा। ठीक है, आगे तालव्य यानी कि तालु, ये आपका तालु है तो तालव्य वर्ण इसको कहते हैं। तो तालु के आधार पर यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग यानी कि तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। इनके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो छोटी ई और बड़ी ई, स्वर और च, छ, ज, झ, य और य और स, ये व्यंजन आपके सब आते हैं तालव्य वर्ण में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपका आएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है आपका मूर्धन्य वर्ण यानी कि हार्ड पैलेट, ये मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य में दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है यानी कि मूर्धा से होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है जैसे कि आपका ऋषि यानी कि री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और खटकोर वाला ख, खटकोर वाला स, ये व्यंजन, ये सब आपके जो वर्ण है ये आपके किस में आते हैं मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका चौथा दंत्य वर्ण यानी कि जिनका उच्चारण दांत से होता है, यानी जिह्वा का अग्रभाग, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है यानी कि दांत से स्पर्श करता है वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आपका ली, त, थ, द, ध, न, ल, स, सभी व्यंजन, ये जितने व्यंजन है ये सब के सब आपके क्या है दंत्य वर्ण कहलाते हैं, यानी कि दंतुष्ट वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण अब देखते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका ओष्ठ्य वर्ण यानी कि जो ओष्ठ से बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है वर्ण। तो ओष्ठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उसमें यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ्य यानी कि ओष्ठ वर्ण कहते हैं।
और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो आपके उ, बड़ा उ, स्वर, प, फ, ब, भ, म, व्यंजन। ये शब्द जो है ये जो वर्ण है ये यानी कि दोनों उ, स्वर और प, फ, ब, भ, म, व्यंजन, ये सब जो है आपके ओष्ठ यानी कि लिप वर्ण में आते हैं, यानी कि ओष्ठ वर्ण में आते हैं। इसके बाद अगला वर्ण आता है आपका नासिक के वर्ण यानी कि नसल, जो नाक से जिनका उच्चारण होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उसे हम नासिक के वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो वर्ण आते हैं आपका अंग, 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 इञ, ळ, न, म। ये क्या है? नासिक के वर्ण है, यानी कि जिनका नाक और मुख दोनों से उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आता है आपका कंठ तालव्य वर्ण, यानी कि कंठ और तालु दोनों से मिलकर इनका, थ्रोट और पैलेट दोनों से मिलकर के इनका उच्चारण होता है। तो कंठ तथा तालु दोनों के सहयोग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे कि ए और ए, ये दोनों जो वर्ण हैं आपके कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका कंठोष्ठ वर्ण, यानी कि कंठ और होठ दोनों को मिलाकर के कंठ और होठ, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग करके उच्चारण किया जाए वो कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसके कि ओ और औ, ये दो जो वर्ण हैं आपके कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला दंतोष्ठ वर्ण, यानी कि दांत और होठ को मिलाकर के जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो आपका दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग करके बोला जाए वो आपका दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। इसमें आपका व केवल एक वर्ण आता है, कौन सा? व। ठीक है, आगे अगला है आपका वर्तस्य वर्ण। वर्तस्य वर्ण कौन सा होता है? यानी कि जिन अरबी फारसी वर्णों के उच्चारण ऊपर वाले मसूड़ों के कठोरतम भाग से होते हैं उन्हें हम वर्तस्य वर्ण कहते हैं। और वर्तस्य वर्ण में आपका आता है केवल फ और ज, ये दोनों जो है आपके अरबी फारसी वाले वर्ण है, अरबी फारसी से लिए गए हैं, फारसी वर्ण है। इसके बाद आता है आपका जिह्वा मूलक वर्ण। जिह्वा मूलक वर्ण कौन सा होता है कि जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पीछे के भाग से होता है उन्हें हम जिह्वा मूलक वर्ण कहते हैं, जैसे कि क, ख और ग। क, ख और ग ये तीनों जो वर्ण हैं आपके जिह्वा मूलक वर्ण है। इनका ये अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पीछे के भाग से होता है, वो जिह्वा मूलक वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आपका अगला आता है अली जिह्वा, यानी कि अली जिह्वा यानी काकल्य वर्ण, अली जिह्वा या काकल्य वर्ण। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उच्चारण, तो वो आपका काकल्य वर्ण या अली जिह्वा वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत आपका आता है हा। ह जो है, हा नहीं है, ये ह है, ह। तो ह के आगे ये एक लकीर खींचा गया था, तो ये क्या है? ह जो है, एक सेकेंड, ह केवल है, ह। तो ह जो वर्ण है ये आपका काकल्य वर्ण कहलाता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है ह, तो ये आपका ह जो वर्ण है ये आपका काकल्य वर्ण में आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आपका हिंदी को बिल्कुल शुरू से देखा है यूपी टेट की तैयारी के लिए। चलिए एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। स्वरों की कुल संख्या होती है आपकी 11। मात्रा और आधार के आधार पर ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, लुप्त स्वर जो है आपके प्लुत स्वर आपके इसे ओम है। विशेष में री को जो है वो अर्ध स्वर माना गया है। व्यंजन में दोस्तों आपने देखा कि कुल 33 जो है वो व्यंजन होते हैं, इसमें 25 आपके क से प वर्ग तक, अंतस्थ व्यंजन य र ल व स, य र ल व अंतस्थ व्यंजन में। उष्ण व्यंजन में आपका आता है तीनों स और ह। संयुक्त अक्षर में आपका ये चारों अक्षर आता है छत्री, त्रिशूल, ज्ञ और स्र। इसके बाद सांस यानी कि ब्रीथ, वायु के आधार पे हमने जो पढ़ा है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आपका वर्ग का 1, 3, 5 प्लस अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व और सभी स्वर जो
हैं वो आपके आते हैं अल्प प्राण में। महाप्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन यानी कि तीनों स और ह ये आपके महाप्राण में आते हैं। वही मुख्य उच्चारण स्थान को हमने देखा है की वोकल पॉइंट में कंठ क वर्ग होता है, तालव्य च वर्ग होता है, मूर्धन्य ट वर्ग होता है, दंत त वर्ग होता है और ओष्ठ प वर्ग होता है। यानी क च ट त प ये जो है आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये आपका वर्ग होता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी को बिल्कुल शुरू से देखा है और ये आप चाहें तो एक एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जब आपका एक बेहतरीन नोट्स बन जाएगा दोस्तों आपके आगामी परीक्षा के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जितना बेहतरीन तरीके से आपको इस स्लाइड के रूप में समझाया गया है हिंदी को बहुत बेसिक तरीके से, और इस तरीके से आपको यूपी टेट की पूरी सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों वीडियो ये हिंदी का कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।